आधा मिल जाएगा शायद से, मुश्किल है वो भी, बट एक आधा शायद मिल जाए। मैक्सिमम नहीं मिलेंगे, 11 12 में नहीं पढ़ा जाती है सब। स्टार्ट करते हैं, आपको लास्ट वाला टॉपिक रिकैप लेना है तो। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक रिकैप करा देते हैं। और कोई टॉपिक है जो आपको रिकैप लेना है? भैया ठीक है, कोई इशू नहीं, उसका थोड़ा सा रिकैप दे देते। ये काफी सिंपल टॉपिक है। उसको जो बेसिक उसमें समझने की चीज है बस वो यही है कि भाई एक्यूरेसी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एक एजेंट मेरे प्रिडिक्शन से या तो सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। ठीक है, या तो उसका प्रिडिक्शन सही हो सकता है या गलत हो सकता है ना। तो उसके बेसिस पे हम एक्यूरेसी जज करते हैं कि मेरा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, इन्फ्लुएंस एमएल में बेसिकली वही पार्ट है। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि मैं एक बार एक्यूरेसी जज करता हूँ। ठीक है, कि भाई उसकी एक प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी जज करूंगा। बट मान लो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसने हजारों प्रोडिक्शन करे हैं, तब तो मैं मैन्युअली जज नहीं कर सकता। तो अगेन मैं बूटस्ट्रैपिंग मेथड पे जाता हूँ। ठीक है, तो यही दो पार्ट थे जो हमने पढ़े थे। एक तो हम बेसिक एक्यूरेसी निकालना कि सिंगल प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी, एंड उससे फिर उसे एक्यूरेसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना कि भाई कितने परसेंट एक्यूरेट है मेरा मॉडल। ठीक है, देन वही सेम काम करना फॉर माय बूटस्ट्रैप, फॉर मल्टीपल बेसिकली आउटपुट्स, मल्टीपल एक्यूरेसी परसेंटेज। ठीक है, ताकि मैं उसको बूटस्ट्रैप कर सकूं, बूटस्ट्रैपिंग मेथड से कर सकूं, एंड एक मेरे पास ना आइडिया हो जाए कि मेरा मॉडल ओवरऑल कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, कि भाई सिर्फ अपने डेटा सेट पे सिंगल टेस्ट पे रिलाय ना करके मैं मल्टीपल बार उसको टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पता लगता रहे भाई कि हाँ मेरा मॉडल इतनी एक्यूरेसी दे पा रहा है। ठीक है, ये बेसिक है इसका, लास्ट टॉपिक का। ठीक है, सो जो पहला था कि एक्यूरेसी निकालना, अब उसके लिए देखो या तो मैं एक मॉडल ट्रेन करूँ, उससे प्रिडिक्शन करवाऊँ। ठीक है, अब वो चीज मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना बेसिक आइडिया ले लूंगा। ठीक है, बेसिक आइडिया लूंगा। बेसिक आइडिया किस चीज का लूंगा कि मैंने दो लिस्ट बना ली, जीरोज एंड वंस की, 150 150 जीरोज एंड वंस है। ठीक है, रैंडमली चूज है, और एक को नाम दे दिया रियल, एक को नाम दे दिया प्रिडिक्टेड। ठीक है, और फिर प्रिडिक्टेड वाले को रियल से कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी कंट्रोल चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों में फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट एलिमेंट वन वन है तो मैं अपने मॉडल को एक पॉइंट देता हूँ। अगर अगर जीरो जीरो है तब भी एक पॉइंट देता हूँ। मतलब सेम है तो एक पॉइंट देता हूँ, डिफरेंट है तो 0 पॉइंट देता हूँ। ठीक है, सेम चीज मैं 150 बार करता हूँ, और 150 बार फिर उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको मीन निकाल लेता हूँ, बेसिकली उसका एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ये चीज की, मैंने नंपाई का यूज किया है। ठीक है, नंपाई का यूज किया है, मैंने दो लिस्ट बनाई, एक रियल के नाम से, एक प्रिडिक्टिव के नाम से। देन मैंने एमपी डॉट रैंडम डॉट चॉइस का फंक्शन यूज किया कि भाई 0 और 1 में से चूज करना है उसे 150 बार। तो एक लिस्ट देगा, वो 150 बार 0 1 में से चूज करके 150 एलिमेंट्स होंगे, आइदर 0 और 1 के। सेम प्रिडिक्शन के नाम टाइम पे किया मैंने, एग्जैक्ट सेम कोड है, बस उसको नाम अलग दिया। ठीक है, अब क्योंकि रैंडमली दोनों बार चॉइस हो रही है तो दोनों बार अलग अलग चूजिंग होगी, एंड प्रिडिक्शन वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया सिर्फ कि भाई मैंने रियल इक्वल टू प्रिडिक्शन वाली वैल्यूज निकाली। ठीक है, ऐसे इसमें से पेयर्स पिक किए जिसकी रियल इक्वल टू प्रिडिक्शन, मतलब रियल और प्रिडिक्शन में सेम थे, और उसका मीन निकाल दिया, और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 कर दिया, फिर मीन रेशियोज में आता है ना।
बाकी बस मैंने इसे फॉर्मेटिंग करी है कि स्ट्रिंग बना के उसमें परसेंटेज ऐड कर दिया ताकि परसेंटेज लगा पाऊं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब भी इसको रन करता हूँ मेरी एक्यूरेसी कुछ मतलब 50 के आसपास आती है। ठीक है, गिव इट अ सेकंड, देखो 44 आ रही है। मैं दोबारा रन करूंगा, दोबारा चेंज आएगी 46, 47, 51, 49, वही कह रहा हूँ 50 के आसपास रहती है, 54। ठीक है, एक्यूरेसी मेरी ऑलमोस्ट 50 के आसपास रहती है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया। अब यही जो एक्यूरेसी मेजर करने वाला काम है, मैं 1000 टाइम कर रहा हूँ, 1000 टाइम्स कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर आई एन 1000 लगाया मैंने, तो मैं भाई एक्यूरेसी कैलकुलेट करने वाला काम 1000 बार कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 बार किया, सेम वही चॉइस वाले मेथड से मैंने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, जिसमें रैंडम इंडेक्सेस है। ठीक है, रैंडम इंडेक्सेस डाल दिए। अब रैंडम इंडेक्सेस जो मैंने डाल दिए, मैंने उसके हिसाब से रियल में से उसकी वैल्यू उठा ली और प्रेडिक्टेड में से उसकी वैल्यू उठा ली। ठीक है, दोनों को अगेन कंपेयर करके मीन निकाल दिया। तो अब एक बार मेरी ये चीज करने के बाद एक एक्यूरेसी की वैल्यू आएगी। मैंने ऐसा 1000 बार किया, मेरे पास 1000 एक्यूरेसी की वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर मैंने उसका एनपी डॉट परसेंटाइल निकाल दिया। ठीक है, कि भाई 2.5 से 97.5 की। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि 2.5% मतलब शुरुआत वाली टेल निकाल दी मैंने, एंड 97.5 मतलब 2.5% की एंड वाली टेल निकाल दी। तो बीच में 95% वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, टेल हटा के जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास मेरे पास परसेंटाइल्स आ दिए दोनों। ठीक है, तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो 46 से 62 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। इतना ही है बस इन्फ्रेंस टू एमएल वाला पार्ट। इसको ये बेसिकली एक आइडिया दिया गया है आपको कि एक्यूरेसी वगैरह क्या होती है। एमएल में जो हम जाएंगे तो इसको प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करेंगे हम। ठीक है, क्लियर, और कोई डाउट नहीं, बस ठीक है। तो अभी वो लोग आ जाते हैं, आ गए हैं वो लोग। हाँ वही कह रहा हूँ, क्लास में जाते हैं, उनसे पूछ रहे थे क्या है उनका क्या नहीं। बोला फिर ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएल अभी स्टार्ट करने का पॉइंट ही नहीं है, क्या फिर एमएल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे आज। हाँ भाई, बेसिकली टॉपिक्स वगैरह बता दूंगा, क्या क्या पढ़ने वाला है क्या क्या नहीं। टॉपिक्स वगैरह बता दूंगा ना, बोल के आता हूँ। पढ़ने हैं, ठीक है, बताओ कौन सा टॉपिक रिपीट करने हैं। तीनों में से कोई भी बता दो मेरे को, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। कौन बता रहा है फिर टॉपिक। ठीक है, जो तुमने पढ़ लिया है वो बता दो, उससे पता लग जाएगा कौन कौन से नहीं किए तुमने। सेम ही चीज है। नेट नहीं चल रहा, मैं तो चल रहा, मैं भी तो सेम नेट पे ही हूँ। रीलोड कर लो।
सॉरी। हाँ जी, क्या तुम्हारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज होगा ना, देखो मैं देख देता हूँ। देख रहा हूँ तुम्हारे को। हाँ 11 को हुआ था। हाँ क्या, 11 फरवरी को स्टार्ट किया था हमने। कुछ भी नहीं किया तुमने तो, इतना ही हुआ है। मेरे वाले से कंपेयर कर लो, कौन सा कोड मेरे में छूटा होगा वो बता देना। अरे 3 ही कोड करे तुमने सिर्फ, मैं बता रहा हूँ तीन ही कोड करे, और भी कोड है अभी, और है ना। हाँ तो मेरे वाले से रुक जाओ ना, रुको रुको उसी पे रुको। अरे कह रहा हूँ उसी पे रुको एक बार, जो अभी दिखा रहे थे। इसको कैंसिल करो नीचे से, कंपेयर कर लो मेरे वाले से। ये अलग रखा है, वैल्यू काउंट्स क्या रखा है, ये अलग रखा है, टोटल बिल का सैंपल निकाला था हमने, सैम्पलिंग। ठीक है, और ये फिर ये वाला कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक कर रखा है। अब अगला खोलो, उसके बाद ये है। तुमने पी वैल्यू का रखा है कौन से टेस्ट का? नहीं नहीं, वन सैंपल टेस्ट है ना ये, हाँ वन सैंपल टेस्ट का रखा है तुमने, ठीक है। इसके बाद बस ये कर रखा है और कुछ नहीं किया। बूट स्ट्रैपिंग हो गया था। नीतीश कह रहा है ये वाला भी कर रखा है। अच्छा, तुम लोग एक दिन एक्स्ट्रा आए थे ना। हाँ तो इसने नहीं कर रखा है मेरे ख्याल से वो। ये ये तो पिछली बार का है, वो डिस्क्रिप्टिव का है ये तो। रुको रुको आराम से। ये भी, हाँ ये प्रोजेक्ट है ये, हाँ ये प्रोजेक्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव का ही है। ये किया हुआ तुमने बेसिक फर्स्ट क्लास का किया हुआ है। हाँ ये तुमने वन सैंपल टेस्ट कर रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, जो तुम्हारा मैथमेटिकल वाला पार्ट था उसको छोड़ के सीधा कोड वाले पार्ट समझा दो एक बार, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो सबसे पहले मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है सैम्पलिंग का, ठीक है। सैम्पलिंग समझा रहा हूँ, बीच में तुमने बस कहाँ गया, ये कर रखा है बीच में तुमने बस, या कोई इशू नहीं, ठीक है। सैम्पलिंग से समझा रहा हूँ, सैम्पलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने डेटा में से एक सैंपल निकाल रहा हूँ, ठीक है, इतना सा मतलब होता है। मान लो 100 रोज है, 100 रोज 10 का 20 का 50 का जितने मर्जी का सैंपल निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते कैसे, देखो अब मैंने ना दो सैंपल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक लिया कि N10 का, मतलब 10 रोज का सैंपल्स और 50 रोज के सैंपल्स, ठीक है, और इनको मैं 1000 बार निकाल रहा हूँ, यानी पॉइंट कि बेसिकली 1000 सैंपल निकाल रहा हूँ, मतलब 1010 के और 1050 के। अब जितनी बार भी मैं सैंपल निकालता हूँ, रैंडम 10 रोज और रैंडम 50 रोज आती है, तो हर बार देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अलग अलग आती है सारी रोज, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे सैंपल निकाला, मेरे को अपेंड किया है मैंने इन वाली लिस्ट के अंदर, N10 में N50 में, ठीक है। एक एक सैंपल निकाल निकाल के डालता जा रहा हूँ, ओके। अब टोटल बिल में से सैंपल लिया मैंने 10 का पहले और 50 का, डॉट सैंपल से ठीक है। 10 का सैंपल निकाल रहा हूँ, 50 का निकाल रहा हूँ, डॉट सैंपल होता है सिंपली, ठीक है। तो ये मेरे को 10 रोज देता है, तो ये मेरे को 50 रोज देता है, और रिप्लेस इक्वल टू ट्रू तुम्हें बताइए कि भाई अगली बार जब आएगा तो पुराने वाला हट के नया सैंपल निकाले, ठीक है।
और उसके बाद डॉट मीन कर दिया, मतलब इन सैंपल्स का मीन ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास दोनों लिस्ट बन गई। इसके अंदर जो मैं 10-10 रोज निकाल रहा हूँ उनके मीन सेव हो गए, जो मैं यहाँ पे 50-50 रोज निकाल रहा हूँ उनके मीन सेव हो गए। ठीक है, अब बेसिकली अगला पार्ट मैंने क्या किया है कि भाई मेरे जब मैं सैंपल साइज बढ़ाता हूं, जब मैं सैंपल का साइज बढ़ाता हूं तो मेरा जो एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मेरी प्रिडिक्शन काफी मतलब यू कैन से मेरी प्रिडिक्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पार्ट होता है। तो वही चीज मैंने की है। ठीक है, नहीं 1000 बार तो यहाँ पे चलाया है। अच्छा कोड लिख रहे हो, लिख लो। कोड तो मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन सेट्स की फाइल भेज रखी है आपको, ये पूरी की पूरी फाइल भेज रखी है मैंने आपको, है ना। खोल लो, हाँ उसमें देख लो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने वही प्रूव करने के लिए कि भाई अगर मैं अपना सैंपल का साइज बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, एरर कम हो जाता है, वो बता रहा हूँ। ठीक है, वो प्रूव करने के लिए मैंने एक प्लॉटिंग करी है। ठीक है, हिस्टोग्राम प्लॉट करे हैं। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला पार्ट था इसके टाइम पे आपको याद होगा मैंने बताया था कि भाई जो ये बीच वाला पार्ट है इस वाले, अरे तुम गलत ग्राफ देख रहे हो। हाँ, ये वाला जब मैंने तुम्हें कराया था तो बताया था ना, जैसे जो बीच वाला पार्ट है वो लाइक मोर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाला पार्ट है, यहाँ पे एरर सबसे कम है। और फिर जैसे जैसे मैं साइड्स पे जाता हूँ एरर बढ़ता जाता है, याद है ना। तो अब नीचे वही चीज मैंने सेम करी है, इस बार मैंने 10 और 50 के अलग अलग सैंपल साइज के साथ किया है। ठीक है, अब मैंने सेम चीज को प्लॉट किया तो तुम देखोगे कि n इक्वल टू 50 वाले में जो वैल्यूज है वो बीच में ज्यादा स्टैक कर रही है, दिख रहा है, कंपेयर टू n इक्वल टू 10 वाले में। तो मतलब n इक्वल टू 10 वाले में एरर ज्यादा है कंपेयर टू n इक्वल टू 50 के सैंपल साइज में एरर कम है। बेसिकली ये दिखा रहा है ये। ठीक है, समझ आया। एक बार कोड देख लो, कोड में कुछ पूछना है। अल्फा बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है कि भाई मैंने 0.6 रखा है, मतलब 0.6% विजिबल है सिर्फ। 40 मतलब ट्रांसपेरेंसी कम करी है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट बनाया है ताकि मेरे को दोनों दिख सके, वरना जो ये इक्वल टू 50 है ये पीछे है ना उसके, वो दिखता ही नहीं मेरे को। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट। ठीक है, अब इसके बाद ये मैंने क्या किया है, हाँ ये स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन है। स्टैंडर्ड एरर, हाँ बेसिकली क्या होता है कि जब भी मैं कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें देयर इज अ चांस ऑफ एरर, देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर, है ना। अब उन एरर्स को कंबाइन करके वी कैन रिड्यूस अ स्टैंडर्ड एरर वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि ऑलमोस्ट इतना ही ऊपर या नीचे जा सकता है वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर बेसिकली को अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बता दूं तो आप ये नहीं कहते कि कोई वैल्यू इतनी हो गई कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, नॉर्मली बोलने में आता है कि 5 मतलब मान लो 60 का है, थोड़ा 5-10 रुपए ऊपर नीचे होगा बस, है ना। तो ये 5-10 रुपए ऊपर नीचे वाला पार्ट है, दैट इज कि 5 रुपए बढ़ भी सकते हैं, 5 रुपए कम भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर वही पार्ट है कि कितनी वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। गेटिंग पॉइंट, समझ आया। उसी कैलकुलेशन है सबसे पहले। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स में हमने ये किया है। ठीक है, जी मतलब ग्राम्स, बॉडी मास इन ग्राम्स। ठीक है, हमने सबसे पहले लेंथ ली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और इसकी अभी कैलकुलेशन जो स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। 0.5 है ना, अंडर रूट हो गया ना वो, डबल मल्टीप्लाई पावर के लिए, डबल मल्टीप्लाई 2 लिखता है तो स्क्वायर होता, 0.5 की पावर लगा दूंगा तो अंडर रूट आ जाता है ना वो। अंडर रूट में या तो मैं एनपी डॉट स्क्वायर रूट करके करता या फिर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, दोनों का मतलब बेसिकली सेम ही होता है।
ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ठीक है, अब जो अगला पार्ट है मेरे पास, मैंने इस वाले ना जो एक्चुअल वैल्यूज है उसकी बाउंड्स कैलकुलेशन करी है। बाउंड कैलकुलेशन मतलब कि भाई इस रेंज के बीच में, अब मैं वर्क किस पे कर रहा हूँ, मीन पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भाई क्या बोला है कि जो इसका मीन है बॉडी मास का, एवरेज बॉडी मास है जो, वो किन रेंज के बीच में लाई करता है, किस रेंज के बीच में लाई करता है, तो लोअर में, मतलब लोअर से अपर के बीच में आएगा अगर आप मीन निकालोगे तो। ठीक है, बेसिकली इसका ये मतलब है। ठीक है, अब किया कैसे, सबसे पहले मैंने स्टार्ट में तो वही साइपर डॉट स्टार्ट यूज किया है, उसमें से टी इंपोर्ट किया है। ठीक है, टी द टी टेस्ट। ठीक है, टी टी टेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करनी होती है क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, इसका अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, तो फॉर्मूला में बेसिकली दो तीन चीजें लगती हैं। गिव मी सेकंड, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको अगर जानना है तो। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला जाता है इसे विपिन, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार प्लस माइनस टी क्रिटिकल इनटू एच बाय रूट एन। एक्स बार एक्स बार प्लस माइनस टी क्रिटिकल एच बाय रूट एन, सी आई बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, पीपीआर बेसिकली मेरे पास एक पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन होता है। फंक्शन नहीं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, जैसे टी क्रिटिकल निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो टी क्रिटिकल है, टी लिखा है वहां पे, टी 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 बोलेगा ना, एस एंड एस बाय अंडर रूट एन के सामने टी लिखा है, जैसे टी क्रिटिकल। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, बट कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो कांस्टेंट निकाला जाता है, जो निकाला जाता है पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके मैथ्स में तो ज्यादा गए नहीं थे, सिंपली मैंने क्या बता दिया कि भाई पीपीएफ पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन जो आप यूज कर रहे हो, तो आप बताते हो कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, अब ये ना 95% है, बट नहीं, ये अब तुम इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 97.5 आएगा, बट ये डिनोट करता है 95%। क्यों, ये इसे 95% डिनोट करता है कि भाई इसमें ना टेल निकाल रहा हूं मैं, पॉइंट, पॉइंट, इसमें टेल निकाल रहा हूँ 95% बनाने। क्यों है ये, क्योंकि भाई 2.5% की टेल में आगे से निकाल रहा हूँ, 2.5% की टेल में पीछे से निकाल रहा हूँ, पॉइंट, है ना, इसलिए 97.5 है। समझाऊ, मतलब वैल्यू 97.5 है, कॉन्फिडेंस तो 95% पे कैलकुलेट करेगा। इसको अथॉरिटी में समझाओ कैसे हो रहा है एक्चुअली। अब देखो, जो मेरे पास टेल्स होती है, 2.5% की पहले होती है, 2.5% की बाद में होती है ना, एज्यूम करते हैं हम 2.5% होगी होती है, मतलब कम ज्यादा हो सकती है वो, एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, अब जब शुरुआत की 2.5% की टेल निकाल रहा हूँ, मैंने वो डाटा हटा दिया, तो डाटा स्टार्ट कहां से हो रहा है अब, 2.5% से, 2.5% से अगर मेरे को 95% तक जाना है, मतलब 95% कॉन्फिडेंस चाहिए ना, 97.5 वही वैल्यू लिखी है। अब 97 95 तक गया, 97.5 वैल्यू आ गई, तो जो बची हुई लास्ट की ढाई है वो भी निकल गई, दो तरफ की टेल्स निकल गई, है ना। तो बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से ना 95% कॉन्फिडेंस वाली वैल्यूज में कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इतना ज्यादा नहीं भी समझ आ रहा तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी होती है कि भाई आपको 95% निकालना है, तो 100 में से माइनस कर दो 95, जितना बचा उसको हाफ से डिवाइड, मतलब उसका हाफ कर दो, और जितने आपको निकालने है उसमें प्लस कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको 80% देखना होता, तो बचा कितना, 20, 20 को डिवाइड किया हाफ, तो 10, 80 में आप 10 प्लस करोगे, जब आप यहाँ पे 90 लिख रहे हो, तो मतलब आप एक्चुअली 80% कॉन्फिडेंस कैलकुलेट कर रहे हो। समझ आया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और उसके बाद
मैंने यहाँ पे लेंथ ली है, ठीक है, मेरे को सिर्फ अपने डेटा फ्रेम की लेंथ देनी होती है। अब मैंने यहाँ पे n-1 किया है। n-1 क्यों किया है? क्योंकि भाई जो n है वो मेरा लेन फंक्शन से निकल रहा है। ऊपर देखो, इस वाले में, जस्ट ऊपर वाले में n मेरा लेन फंक्शन से निकल रहा है। अब आपने एक चीज याद होगी, जब बेसिक पाइथन भी पढ़ रहे थे, कि भाई जब जो मेरा पाइथन का नंबर सिस्टम है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट जो लेन वाला फंक्शन है वो मेरे को 1 से काउंट करके देता है ना। तो इसलिए मैंने -1 किया है कि भाई मान लो 10 रोज है, ठीक है, तो लेन मेरे को 10 देगा, बट एक्चुअली तो 0 से 9 तक जाएगा ना, तो इसलिए मैंने n-1 किया है कि किस तरीके से ट्रेवर्स करेगा उन रोज पे। ठीक है, ये सेम ही रहता है, आप कुछ भी कितने भी लेंथ वगैरह कुछ भी हो, और आप लेंथ से कर रहे हो तो n-1 करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। अब इसमें आता है अपर एंड लोअर। अब देखो फॉर्मूला में प्लस माइनस लिखा हुआ है एक्स मीन के बाद, तो मतलब इसके दो फॉर्मुलाज हैं, एक प्लस कर रहा हूँ एक माइनस कर रहा हूँ। जो एरर होता है वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो दो बाउंड्स होते हैं इसके, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो वो दोनों कैलकुलेट किए हैं मैंने। ठीक है, अब देखो m क्या है, x बार क्या होता है मेरा मीन, है ना, m मेरा यहाँ पे ऊपर मीन कैलकुलेटेड है ना। उसके बाद एक बार मैंने माइनस किया पहले टी क्रिटिकल, जो टी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, इंटू एस ई, इंटू एस बाय अंडर रूट एन होता है, जो एस सी देखोगे तो वो वही है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है, टी इंटू स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, प्लस के टाइम पे भी यही किया, माइनस के टाइम पे भी सेम चीज की है। ठीक है, बस साइन डिफरेंट है। तो जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो दैट इज माई लोअर बाउंड, मैं प्लस कर रहा हूँ तो दैट इज माई अपर बाउंड। ठीक है, तो अब जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड आए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर मैं जो मेरा ये है बॉडी मास वाला जो कॉलम है इसका मीन निकालूंगा, मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि वो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ हम बूटस्ट्रैपिंग मेथड कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज 1000 बार करने का ट्राई कर रहा हूं मैं, सेम चीज 1000 बार कर रहा हूं, जो मैंने ऊपर लोअर अपर कैलकुलेट किया ना मैं 1000 बार कर रहा हूं। ठीक है, अब बेसिकली इसका पॉइंट क्या है कि भाई मैं एक बार करूंगा, मेरे पास कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, डेटा एक बार उठाऊंगा तो मैं इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो पाऊंगा, जितनी ज्यादा बार मैं अपना डेटा उठा के उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊंगा। ठीक है, तो नीचे मैंने 1000 बार कर लिया, उससे मेरे वैल्यूज और ज्यादा प्रिसाइज हो गई हैं बस। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है ना, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, समझ आया, जो नीचे वाली वैल्यूज है वो सेम वही बता रही है कि भाई 95% अगर मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब मैं सॉरी 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में आएगा, बट ये मोर प्रिसाइज है क्योंकि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग कर दी। ये बूटस्ट्रैपिंग मेथड होता है कि जब मैं एक ही काम को किसी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करना, एक्यूरेसी को कैलकुलेट करना बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज माय बूटस्ट्रैपिंग मेथड। ठीक है, ये बूटस्ट्रैपिंग है, सॉरी ये नहीं ये वाला। ठीक है, समझ आया। अब इसमें तुम अच्छे से देख पाओगे कि मैं 2.5 से 97.5 तक लिया है। देख पा रहे हो लोअर अपर 2.5 से 97.5, 95% बनता है ना ये, 2.5% शुरुआत का छोड़ रखा है, 2.5% एंड का छोड़ रखा है ना, 5% माइनस हो गया टोटल में से, 95% बच गया। क्लियर है, समझ आया। टेल्स निकालने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं बस। ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो मेरा बूटस्ट्रैपिंग मेथड। अब इसके बाद वन सैंपल टेस्ट है जो आप लोगों ने कर ही रखा है, आईएनडीबी कल करवा दिया था। कौन सा? आईएनडी ही तो है, टू सिंपल टेस्ट, हर चीज को टेस्ट है वो। कल रिपीट कर देना ये तो चीजें। मॉडल फिटिंग नहीं हुई थी तुम्हारी शायद से, नहीं हुई थी, ये तो तुमने क्वेश्चंस पूछे थे इसमें से, वो याद है।
हाँ, मॉडल फिटिंग हम लोगों ने किया था, वो याद आ रहा है। हाँ। खत्म, इतना ही है। ठीक है, कोई डाउट्स नीतीश शॉटिंग के तुम्हारे? कौन सा बता दूं, बताओ। ये ये टेस्ट नहीं है ये। हाँ। अच्छा, ये कॉलम्स डी होता है, इफेक्ट साइजिंग। ठीक है, इसको मैं कॉलम्स डी बोलता हूँ। ठीक है, कॉलम्स डी का जो मेन फॉर्मूला होता है, दैट इज x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड। ठीक है, इसका मेन फॉर्मूला होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड है, वो निकालने का तरीका होता है रूट में n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस होता है प्लस होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, ये होता है मेरा कॉलम्स डी। ठीक है, अब कॉलम्स डी मेरे को बताता है क्या है? कॉलम्स डी बताता है कि भाई जो मैं रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं, वो प्रैक्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कि भाई वो प्रैक्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसको देखने का तरीका होता है कि भाई हम ना इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डी की वैल्यू 0.2 आ सकती है, 0.5 आ सकती है, 0.8 आ सकती है। ठीक है, अगर इसके मतलब आसपास वाली देखते हैं, एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं आएंगी। मान लो 0.9 आई, तो क्लोजेस्ट किसकी है? 0.8 के, तो 0.8 वाला एजम्पशन लूंगा मैं। ठीक है, 0.4 आया, तो क्लोजेस्ट किसकी है? 0.5 के, 0.5 वाला एजम्पशन लूंगा। 0.1 या 0.2 आया, तो वो 0.2 वाला मतलब एजम्पशन लूंगा मैं। ठीक है, समझ आया? अब इसमें जैसे 1.5 6 7, हाँ ठीक है, सारी ही वैल्यूज आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। और 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, क्लियर है? 0.2 का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इस पे आगे कुछ भी परफॉर्मेंस करने का, इसको आगे टेस्ट करने का मतलब ही नहीं है इस रिलेशन को। जो 0.5 होता है, वो कहता है कि शायद सिग्निफिकेंट हो सकता है, देयर आर चांसेस, तो हमें एक दो टेस्ट और कर लेने चाहिए इस पे। ठीक है, 0.8 डेफिनेटली बताता है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो फॉर शॉर्टी के साथ बताता है। ठीक है, तो 0.2 में भी हमें आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, 0.8 में भी नहीं होती, 0.5 में करने की जरूरत होती है, क्योंकि तब हम अनश्योर होते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को कोड में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूला को कोड में ट्रांसलेट किया हुआ है। मैंने पहले एक डिफ मीन करके वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर डिफरेंस निकाला है। सो मेल का मीन माइनस फीमेल का मीन, जो x1 बार माइनस x2 बार है ना ऊपर वाले में, वो उतना ऊपर वाला पार्ट निकाल लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद एस्पूल्ड लिखा है नीचे। एस्पूल्ड का फॉर्मूला ये वाला अंडर रूट वाला है, ये जो बड़ा सा बीच में दिख रहा है मल्टीपल ब्रैकेट्स में, वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले एनपी डॉट स्क्वायर रूट लगाया, क्योंकि पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, इसके बाद मैंने लेन ऑफ मेल माइनस 1 किया, सो n1 माइनस 1। ठीक है, इनटू मेल डॉट वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस में आपको रिलेशनशिप याद होगा कि भाई वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मांगा है, तो मैं सीधा सीधा वेरिएंस लगा दिया, सेम बात है। ठीक है, सिमिलरली फिर प्लस करके n2 माइनस 1 किया, लेन ऑफ फीमेल माइनस 1 इंटू फीमेल का वेरिएंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेन ऑफ मेल प्लस लेन ऑफ फीमेल माइनस 2। क्या? हाँ, गूगल में मिल जाएगा ये बहुत आराम से। कॉलम्स डी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाम याद रख लेना बस, कॉलम्स डी। कॉलम्स डी भी याद ना रहे तो इसे जो कंसेप्ट है ये, इसको इफेक्ट साइजिंग कहते हैं। ठीक है कि भाई हमारे जो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, दो कॉलम्स लिए हैं, इनका इफेक्ट क्या है, किस साइजिंग निकालने को इफेक्ट साइजिंग बेसिकली। ठीक है,
इसके बाद मैंने डिफ मीन और स्पूल्ड को डिवाइड कर दिया डी निकालने के लिए, देख रहे हो, जो कॉलम्स निकालने के लिए डिफरेंस वाले को स्पूल्ड से डिवाइड कर दिया, बस डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 0.93 आ रही है। क्लोजेस्ट किसके है, जो तीन वैल्यूज बताई थी उनमें से क्लोजेस्ट देखोगे ना, 0.2, 0.5, 0.9 और 0.8, 0.8 के क्लोजेस्ट है। 0.8 का मतलब क्या होता है, श्योर है, मतलब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा खासा है, मतलब मेल और फीमेल काफी अच्छे खासे डिपेंडेंट है। यही निकालने के लिए हम कॉलम सी का यूज करते हैं। ठीक है, फिर से कंसेप्ट होता है। और कुछ देख लो, एक बार पूरी फाइल देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कुछ हो रहा है बताओ। गाइस कोई डाउट्स वगैरह बताओ, या हो गया सब कुछ क्लियर? क्लियर है टिंकू? देख लो देख लो। लीनियर रिग्रेशन, ओएलएस वाला लीनियर रिग्रेशन है वो, अभी बताता हूँ। क्या क्या? नहीं, इसमें मॉडल वाले में तो सारे ही काम करता है जहां तक है, तो मेरे को याद आ रहा है। ये इसकी समरी, हाँ समरी में वो अभी तुम्हारा जो काम का है, इंफ्रेंशियल में काम करनी है, उसके मशीन लर्निंग के में यूज होता है बाकी सब। ठीक है, ये बढ़िया वाला बता देते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया है हमने, एक मॉडल को ट्रेन किया है ऑन बेस्ड ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम ना लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा डेटा लीनियरली बढ़ रहा है, इस तरीके से हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करना बेसिकली कुछ नहीं होता कि हमारे डेटा के अंदर हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब टोटल बिल और टिप्स के ऊपर हमने काम किया था। ठीक है, तो जो मॉडल हमने ट्रेन किया है वो बेसिकली विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब प्रिडिक्ट कर पाएगा टिप्स की वैल्यू बेस्ड ऑन टोटल बिल। ठीक है, इतना सा काम किया है। अब हमने स्टार्स मॉडल की एक लाइब्रेरी होती है, उसको यूज किया है। ठीक है, उसके अंदर एपीआई का फंक्शन है जिससे मॉडल को कॉल करते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं उसको कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्स और वाई लिया है। ठीक है, टोटल बिल और टिप का।
ठीक है, इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो बीटा वाला फॉर्मूला याद है, बीटा 1 बीटा 2, बीटा वाला याद है ना, वही वाला फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट कैलकुलेट किया है कैपिटल एक्स, एस एम डॉट एड कांस्टेंट करके देख रहे हो लास्ट में, एस एम डॉट एड कांस्टेंट एक्स, कि भाई इसके बेसिस पे मैं एक अपना कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सिंपली उसके बाद मैंने एस एम डॉट ओ एल एस यूज किया, ओ एल एस मेरा मॉडल का नाम है। ठीक है, इसका वो था लीनियर सॉल्यूशन, क्या फिट पे तो अभी आता हूँ, ओएलएस का वो था ओपन लीनियर सॉल्यूशन, ऐसा समथिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। बट बेसिक अगर इसे समझ लो कि भाई ये लीनियर पैटर्न ढूंढ रहा है, लीनियरली सीधा सीधा चल गया पैटर्न, सिंपल सिंपल। ठीक है, डॉट फिट का मतलब होता है कि मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, हाँ अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ डेटा के ऊपर। ठीक है, जब मैंने एस एम डॉट ओएलएस में वाई और एक्स दिया है, ठीक है, वाई और एक्स देने का मतलब है कि भाई एक जैसे वो याद है पाइथन के अंदर हमने जब ऊप्स के कंसेप्ट पढ़े थे, क्लास और फंक्शंस होते हैं, है ना, जब मैंने एस एम डॉट ओएलएस यूज किया है तो दैट इज बेसिकली मैं अपनी क्लास कॉल कर रहा हूँ, ओएलएस मॉडल जो है उसकी क्लास को कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने डेटा फीड कर दिया। और डॉट फिट का मतलब है कि अब मैंने जब क्लास को डेटा दे दिया तो उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है फिट के नाम से, जो कि मेरे मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, मैंने डॉट फिट कर दिया। बस मॉडल डालो, मॉडल बाइनरी फाइल है ना, रियल पॉइंट, तो उसको डिकोड तो करना पड़ेगा किसी तरीके से, तो तुम डिकोडिंग के लिए डॉट समरी यूज करते हो। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे अभी प्रिडिक्शन नहीं करवाई है इससे, सिर्फ मॉडल की ट्रेनिंग करवाई है। ठीक है, प्रिडिक्शन वाले पार्ट में थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो कि हम मशीन लर्निंग में टैकल करेंगे। ठीक है, क्लियर है, और बताइए बस। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं, फटाफट तुम्हें एक बार एमएल के टॉपिक्स और बता देता हूँ जो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो give me a तुम क्या करोगे, ये बताइए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एमएल आएगा। ठीक है, सिर्फ एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग आएगा, जितना भी आप डेटा एनालिसिस पे काम करके आए हो ना, एक्सेल पे एसक्यूएल वाला, याद है, वो सारा काम अब यहाँ पे दोबारा आता है, डेटा प्रोसेसिंग का। ठीक है, एक मॉड्यूल है, आपने सब कुछ पढ़ी रखा है, तो बस ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे एमएल के लिए डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ईडीए। ठीक है, ईडीए पता होगा आपको, एक्सप्लोरेटिव डाटा एनालिसिस, हाँ, याद नहीं है, डेटा एनालिसिस के टाइम पे करते हैं एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस, कि भाई मेरे पास कुछ गोल नहीं है, बस मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। एक्सेल में भी किया होगा आपने, अपने एसक्यूएल में भी किया होगा एक बार, ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया था जिसके बारे में, ओलेस के बारे में, वही वाला पार्ट प्रॉपर अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना कि इसको मशीन लर्निंग के टाइम पे अच्छे से समझेंगे, तो वी विल हैव लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन बहुत ज्यादा बेसिक है, सिर्फ बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, एक्चुअल उससे ऊपर बढ़ेंगे हम सब, बढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ट्री वर्सेस रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, मतलब दो एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग की, इन एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, इसके बाद मशीन लर्निंग का जो मॉडलिंग वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है, इसके बाद हम आते हैं जो हमने मॉडल सब तक प्रिपेयर करे हैं उसको टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, और हमें टेस्ट भी करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं अलग अलग मैट्रिसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है इवेल्युएशन मैट्रिसेस एंड क्रॉस वैलिडेशन।
एंड क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमने मॉडल ट्रेन कर लिया है उसके अंदर ट्विकिंग होती है। ठीक है, एक मॉडल हम ट्रेन किया था, उसकी टेस्टिंग कर लिया। अब जो मॉडल हम ट्रेन कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी ना मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट हमारे पास आएगा फीचर इंजीनियरिंग। और इसी के साथ हम स्केलिंग एंड पीसी भी पढ़ते हैं। इसी के साथ मतलब स्केलिंग एंड पीसीए। स्केलिंग एंड पीसी का बेसिक मतलब है कि मैं लो लेवल मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, उसको मैं हाई लेवल्स पे एक बहुत बड़ी कंपनीज वगैरह के लिए कैसे ट्रेन किया जाता है। पीसीए, स्केलिंग एंड पीसीए। ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन। अब हम वही मशीन लर्निंग मॉडल्स को और एडवांस पे लेके जा रहे हैं। उसमें मेथड्स आते हैं क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन का। हम्म। उसके बाद आता है नाइव बेस, नाइव बायस, NAIVE BAYES। ठीक है, एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग का इंट्रो लेंगे। सो न्यूरल नेटवर्क्स, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जैसे हमने इन्फ्रेंस टू एमएल किया था ना, कि भाई ये सारी चीजें एमएल से कैसे कनेक्ट कर रही हैं, वही अब मशीन लर्निंग वाली सारी चीजें डीएल से कैसे कनेक्ट कर रही हैं, उस पे रहेगा। तो सॉरी, नाइव बायस, नाइव बायस के साथ ही है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नाइव बायस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद है न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन। डीप लर्निंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, और लास्ट 2 दिन हमारे पास आएंगे प्रोजेक्ट के लिए, जब हम फाइनल प्रोजेक्ट। अब मशीन लर्निंग में हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और आपको फिर मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा भी। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो कंसेप्ट है ना वो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर उसे कैसे अप्लाई किया जाता है वो समझ नहीं आएगा। तो एक प्रोजेक्ट हम बिल्ड करेंगे, एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। एक मॉडल हम बिल्ड करेंगे, हम जो मॉडल बिल्ड करने वाले हैं दैट विल बी फॉर फेस डिटेक्शन। ठीक है, जैसे कैमरा वगैरह में फेस डिटेक्ट होता है ना, तो वो किस तरीके से किया जाता है वो। और फिर जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा दैट विल बी हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। ठीक है, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिख देंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए दे सकते हैं, या फिर देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट आपको आप लोगों को देना है, वो उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा। जो प्रोजेक्ट हम करेंगे वो तो फेस रिएक्शन होगा। ठीक है, अब जो हम ये फेस रिएक्शन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसी को हम प्रॉपर एआई तक लेके जाएंगे। ठीक है, एआई तक कैसे लेके जाएंगे, अभी मशीन लर्निंग में सिर्फ फेस डिटेक्शन करेंगे, फिर डीप लर्निंग के टाइम पे इमोशन भी डिटेक्ट करेंगे फेस के साथ, कि जो फेस डिटेक्ट हो रहा है वो किस इमोशन, कौन सा इमोशन दिखा रहा है। फिर एआई के पार्ट में हम उस इमोशन के हिसाब से रिस्पॉन्स भी जनरेट करवाएंगे उससे। ठीक है, बस ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए ट्यूसडे को मिलते हैं। आप लोग आ जाना असाइनमेंट्स के लिए, डाउट्स वगैरह के लिए कल वगैरह भी आ सकते हो आप, सैटरडे संडे में आराम से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। होली के बाद ही